Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about measurement means मापन। सामान्य तौर पर मापन के बारे में हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को मापना मापन कहलाता है। हर व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई क्रिया करता है, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित जो कार्य करता है उन्हें कई बार अनौपचारिक ढंग से उनका मापन किया जाता है। जैसे कोई फल विक्रेता है, वो फल को तोलता है। वस्त्र जो विक्रेता है यानी वो कपड़े को नापता है। जो दूध वाला है वो दूध को नापता है। और डॉक्टर होता है वो शरीर के तापमान को मापता है। इसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे कोई एक दर्जी है, यदि आप उसके पास कपड़े सिलवाने जाते हैं तो दर्जी के पास एक इंची टेप होती है जिससे वह आपके साइज को मापता है और उसके आधार पर वो कपड़े सिलता है। तो उसने जो मेजरमेंट किया वो क्या कहलाता है? मापन। इसी प्रकार जैसे हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कोई बच्चा उस स्कूल में 1 किलोमीटर की दूरी से आता है और हो सकता है कि कोई बच्चा 5 किलोमीटर की दूरी से आता है। तो जो बालक की ये क्रियाएं हैं या जो दूरी है उसको हम माप सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जीवन का कोई भी पहलू हो उसमें हमें मापन की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो जो वर्तमान युग है उसकी वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार मापन ही है। जो रॉस महोदय हैं उन्होंने बताया है कि यदि मापन के सारे यंत्र और साधन विश्व में समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार के समान ढह जाएगी। एक तरह से जो मापन है वो हमें अतीत के संबंध में जानकारी देता है, जिससे वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है। और जो भविष्य की समस्याएं हैं उनके समाधान में मापन का प्रयोग अधिक से अधिक रूप में किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने मापन के विषय में क्या कहा है। सबसे पहले जो S.S. स्टीवेंस है, उन्होंने मापन के बारे में बताया है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्टीवेंसन ने बताया है कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, यानी कि कुछ ऐसे मापक या मानक जो नियमों में बंधे हुए हों या स्वीकृत हों और जो निश्चित हों। जैसे कि अभी हमने एक दर्जी का उदाहरण देखा था कि दर्जी जिस मीटर को या मापक को कपड़े नापने के लिए प्रयोग करता है वो क्या होता है? स्वीकृत भी होता है, मानित होता है। यानी कि जो हमारा इंची टेप है उसमें जो मानक हैं वो फिक्स हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम उसे बदल नहीं सकते। यानी कि यदि किसी दर्जी द्वारा किसी कपड़े की सिलाई की जाती है तो उससे पहले वह उस कपड़े को मापता है। यदि एक दर्जी के लिए या व्यक्ति के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो दूसरे दर्जी के लिए भी वही मानक है। दूसरी जो परिभाषा आती है वो दी है कैम्पबेल ने। नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। यानी कि कोई वस्तु है या कोई घटना हो रही है, उसको अंकों के रूप में या प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही मापन है। परंतु वह जो प्रतीक होते हैं वो नियमों के अनुसार होने चाहिए। एक तरह से हम देखें तो मापन विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों, वस्तुओं या घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक और संगत और अंकों के रूप में संकेत प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक रूप से मापन के
दो प्रकार बताए गए हैं, मेंटल मेजरमेंट और फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि मानसिक मापन और भौतिक मापन। जो मानसिक मापन है उसका प्रारंभ बुद्धि के मापन के लिए अल्फ्रेड बीने के द्वारा बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया। जो मानसिक मापन है उसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। मानसिक मापन जो होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं और मानसिक मापन वस्तु के किसी आंशिक गुण के मात्रा से ही संबंधित होते हैं। जैसे कि जो मानसिक मापन है उसका प्रयोग मुख्य रूप से बुद्धि के लिए, अभिक्षमता के लिए, उपलब्धि के लिए, रुचि के लिए और योग्यता के मापन के लिए किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो मापन है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो है भौतिक मापन। सबसे पहले जो भौतिक मापन है उसका प्रारंभ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ था। भौतिक मापन की जो प्रकृति है वो निरपेक्ष रूप से होती है और जो भौतिक मापन होता है वो निश्चित होता है। जो भौतिक मापन है उनकी व्याख्या मानसिक मापनों की अपेक्षा सरल होती है और इन मापनों में संपूर्णता और वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, यानी कि जो भौतिक मापन होता है वो स्थिर होता है। अब हम बात करेंगे कि जो मापन है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक होता है। सबसे पहले इसमें मापनकर्ता का होना आवश्यक है। जब तक कोई मापनकर्ता नहीं होगा तो माप सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जो दूसरा आवश्यक तत्व है वो है उपकरण। यदि किसी वस्तु को मापने के लिए सही मानक या उपकरण नहीं होगा तो मापन प्रक्रिया संभव नहीं है। और तीसरा जो मापन प्रक्रिया का आवश्यक तत्व है वो है मापन के चर। मापन के चर यानी चर एक तरह से वो होते हैं जो परिस्थिति के साथ जिनका मान बदल जाता है। अब हम देखेंगे कि जो मापन के चर हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले है गुणात्मक मापन और दूसरा है मात्रात्मक मापन। जो गुणात्मक मापन होता है वो शब्दों की व्याख्या करता है और जो मात्रात्मक मापन होता है वो अंकों का निर्धारण करता है। मान लीजिए यदि आप कोई कपड़ा बाजार खरीदने जाते हैं तो उसमें कई तरह की वैरायटियां देखने को मिलती हैं। जैसे कॉटन का कपड़ा होता है, कॉटन के कपड़े में भी कोई कपड़ा पतला होता है और कोई कपड़ा मोटा होता है, कोई कपड़ा सस्ता होता है और कोई कपड़ा महंगा होता है। कपड़े को देखकर हम कहते हैं कि यह कपड़ा अच्छा है और यह कपड़ा अच्छा नहीं है। यानी कि कपड़े का जब हम चुनाव करते हैं तो वह एक तरह से गुणात्मक मापन में आता है। और जब हम देखते हैं कि एक कपड़ा 500 रुपए का है और वही कपड़ा दूसरी दुकान पर 400 रुपए का है, यानी कि कई बार वैरायटी एक होते हुए भी कपड़े का मूल्य अलग अलग होना, तो ये मात्रात्मक मापन या मात्रात्मक चर कहलाता है। अब हम देखेंगे कि जो गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन है, इसमें गुणात्मक मापन किसी वस्तु, प्राणी, घटना और क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने और समझने के लिए काम में आता है। और जो मात्रात्मक या परिमाणात्मक मापन है उसका अभिप्राय है कि भौतिक जगत में यदि कोई सत्ता है जिसे देखा जा सकता है, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को अनुभूत किया जा सके। इस प्रकार जो मात्रात्मक मापन है वो भौतिक विज्ञान के रूप में काम में लिया जाता है। मात्रक मापन को दो भागों में बांटा गया है, सतत मापन और असतत मापन। जो सतत मात्रात्मक मापन है एक तरह से जैसे शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर सतत रूप से चलती रहती है और जैसे जो विकास है वो भी सतत रूप से चलता रहता है। यानी कि
सतत मापन में मात्रात्मक जो मापन है वो सतत रूप से चलता रहता है। सतत मापन में जो संख्या होती है दशमलव में आती है। जैसे कि यदि हम किसी व्यक्ति की एज की बात करें तो हम कहते हैं कि वो 10 साल का है और 5 महीने का है। या फिर किसी व्यक्ति की हाइट को यदि हमें नापना है और उसको दर्शाने के लिए हम दशमलव में दर्शाते हैं, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति की हाइट 5 फुट 25 इंच है तो उसे हम पॉइंट्स में दिखाएंगे, यानी कि जो संख्याएं दशमलव में आती हैं या फिर उनका मापन पॉइंट्स में किया जाता है तो वह सतत मापन मात्रात्मक मापन कहलाता है। दूसरा है असतत मात्रात्मक मापन। इसके अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं हैं जो दशमलव में नहीं आती हैं और जो स्वयं में ही अपने आप में पूर्ण होती हैं उन्हें लिया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी पूर्ण संख्या में आती हैं, यानी कि हम एक तरह का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्लास का एग्जाम्पल है कि कक्षा में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। यदि कक्षा में हमें बच्चों की संख्या जाननी है तो हम कहेंगे कि 5th कक्षा में 20 बच्चे आए हैं या 8th कक्षा में 35 बच्चे हैं। हम यह नहीं कह सकते कि 8th क्लास में 35.5 बच्चे हैं। तो यह एक प्रकार का असतत मात्रात्मक मापन है। अब हम देखेंगे कि जो मापन प्रक्रिया है वो कितने चरणों में विभाजित की गई है। मुख्यतः मापन प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले गुणों को पहचानना, फिर है गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया अभिविन्यास को निश्चित करना, और थर्ड है गुणों को अंशों या योग की इकाइयों में मात्रांकित करना। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द ट्रेड्स, यानी कि व्यक्ति के गुणों को या शील गुणों को पहचानना। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के मापन से पहले सब उसके गुणों को पहचानकर उनकी व्याख्या की जाती है, क्योंकि मापन के अंतर्गत व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन ना करके उसके केवल कुछ ही गुणों का मापन किया जाता है। जैसे कि मेज की या कमरे की लंबाई को मापना, शारीरिक तापक्रम को नापना, बालक की बुद्धि को नापना, सृजनात्मकता को नापना, किशोर बालक की संवेगात्मक परिपक्वता को नापना और रुचि को मापना आदि। दूसरा जो स्टेप है वो है determining set of operations by which traits may be expressed, यानी कि गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया अभिविन्यास को निश्चित करना। मापन के दूसरे चरण में उन संक्रिया विन्यासों को निश्चित किया जाता है जिनके माध्यम से मापनकर्ता उन गुणों को अभिव्यक्त कर सके। जैसे लंबाई मापने हेतु मीटर का उपयोग करना और इंची टेप का उपयोग करना। तीसरा जो स्टेप है वो है टू क्वांटिफाई द ट्रेड्स इन द यूनिट्स ऑफ पार्ट्स और सम, यानी कि गुणों को अंशों या योग की इकाइयों में मात्रांकित करना। इस चरण में संक्रियाएं जो होती हैं उनके निष्कर्षों को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें 2 बातें मुख्य रूप से आती हैं, कितने हाउ मैनी और कितना यानी कि हाउ मच। यानी कि गणित का एक प्रश्न पत्र एक विद्यार्थी को बहुत सरल लगता है तो दूसरे विद्यार्थियों को वो बहुत कठिन लगता है। हम इन दोनों ही विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर की समानता और उनके दृष्टिकोण के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में मापनकर्ता को इन मानसिक योग्यताओं को ऐसी स्पष्टता देनी होती है जिससे वे इसके बारे में उचित मात्रा
बता सकें। अब हम देखेंगे कि मापन के कुछ कार्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, सेकंड है पूर्व कथन यानी कि प्रिडिक्शन, थर्ड है तुलना कंपैरिजन, फोर्थ है परामर्श और निर्देशन यानी कि गाइडेंस और काउंसलिंग, फिफ्थ है निदान डायग्नोसिस और सिक्स्थ है अन्वेषण यानी कि रिसर्च। वर्गीकरण के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि पूरी दुनिया में हम सभी जानते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, वे ना तो शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शोध से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति क्षमता, रुचि और व्यक्तित्व के जो शील गुण हैं उनकी दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो मापन का एक ये मुख्य कार्य है कि इन आधारों पर वह वर्गीकरण करता है। दूसरा है पूर्व कथन। पूर्व कथन से हमारा यहाँ पर जो तात्पर्य है वो है कि व्यक्ति की वर्तमान योग्यताओं के आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा करना। मनोविज्ञान में पूर्व कथन करने की विशेष आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे बुद्धि परीक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम लोग किसी भी व्यक्ति विशेष के संबंध में निर्णय लेते हैं। थर्ड है तुलना। तुलना मापन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक परीक्षा का उद्देश्य होता है कि उसके परिणामों के आधार पर दो व्यक्तियों, दो कक्षाओं और दो अध्ययन प्रणालियों की तुलना की जा सके। यानी कि जो प्रमाणीकृत परीक्षाएं होती हैं उनके आधार पर पहले से ही कुछ मानक तैयार किए हुए होते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्तियों की तुलना आपस में आसानी से की जा सकती है। फोर्थ है परामर्श और निर्देशन। मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्यार्थी में मापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर शिक्षक न केवल अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है बल्कि उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। फिफ्थ है निदान। चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सक द्वारा कई प्रकार के उपकरण जैसे थर्मामीटर, एक्सरे, ऑपरेशन से संबंधित औजार काम में लिए जाते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे बुद्धि लब्धि परीक्षणों, रुचि परीक्षणों आदि के माध्यम से निदान किया जाता है। लास्ट है अन्वेषण। कोई भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें मापन का प्रयोग किए बिना मनोविज्ञान को अधूरा माना गया है। मनोविज्ञान में निरंतर अतीत की घटनाओं या शोध कार्यों से लेकर जो वर्तमान में जो शोध कार्य हो रहे हैं उसके अलावा भविष्य में भी मापन उपकरणों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता रहेगा। इस प्रकार मापन केवल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भौतिक शास्त्र के लिए ही उपयोगी ना होकर बल्कि अर्थशास्त्र, गणित शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और जीवन शास्त्र सभी में मापन का उपयोग निरंतर किया जा रहा है।